नमस्कार मित्रों। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उनका नाम है सलाहुद्दीन साहिब चौधरी। सलाहुद्दीन साहिब चौधरी जी ने ब्रिज में एक लेख लिखा है। उनका कहना है कि भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी 4 माह पूर्व ब्रिटेन में बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी की प्रमुख खालिद जिया के पुत्र तारिक रहमान से मिले थे। वह राहुल और तारिक रहमान जी के बीच में लंबी वार्ता हुई थी। उनका यह भी कहना है कि बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन व तख्ता पलटने की जानकारी राहुल जी को पहले से थी। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि राहुल गांधी विवाहित हैं, राहुल गांधी विदेश में अपना नाम राहुल जी लिखते हैं, राहुल गांधी के 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है, एक पुत्री है। उनका पुत्र 19 वर्ष का है, पुत्री उनकी 15 वर्ष की है। किंतु आज चर्चा हम राहुल के व्यक्तिगत जीवन की नहीं कर रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वह राहुल व कांग्रेस पार्टी भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को किस तरीके से समर्थन कर रही है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिनका नाम सलमान खुर्शीद है, सलमान खुर्शीद साहब का एक चौंकाने वाला बयान आया था कि अब भारत में भी बांग्लादेश की ही तरह सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है। सलमान खुर्शीद जी को यह बात कैसे मालूम? कोई ज्योतिषी है क्या? सलमान खुर्शीद ने यह बयान यूं ही नहीं दिया था, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी अपने हाथ में एक लाल किताब, जिसे वे संविधान की प्रति कहते थे, प्रत्येक सभा में लेकर के वह लोगों से कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो वह संविधान बदल देगी और आपको आरक्षण नहीं देगी, यानी आपका आरक्षण वह समाप्त कर देगी। तो ये हमारी जो लड़ाई है वो संविधान बचाने के लिए है। ऐसा कह करके वो एक वर्ग को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही बांग्लादेश में भी आरक्षण के मुद्दे पर ही आंदोलन चलाया गया, जो अंततः हिंसक होकर कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया और वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। वहां जो हिंदू हैं वो वहां की कुल आबादी का 8.2% है, यानी उनको अल्पसंख्यक वहां पे कहा जाता है। तो सत्ता परिवर्तन के साथ ही वहां रह रहे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सारी कहानी राहुल गांधी व उनके अमेरिकी सलाहकार भारत में भी करना चाहते थे। वह चाह रहे थे कि ऐसा कुछ भारत में भी हो, किंतु भारत में उनकी ये योजना सफल नहीं हो पाई। हालांकि आज 21 अगस्त को कुछ लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है और ये भारत बंद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में है, आरक्षण के पक्ष में है। विगत 10 सालों में भारत निरंतर आर्थिक प्रगति कर रहा है। आज भारत 11वें स्थान से उठ करके 5वें स्थान पर आ गया है। अब भारत निरंतर आर्थिक प्रगति करते हुए विश्व में तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। यह प्रगति पश्चिम के कुछ देशों को, खास करके अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत पहले की तरह एक गरीब व असहाय राष्ट्र बना रहे ताकि हमारे दबाव में रहे, जैसे कि उसने पाकिस्तान में कर रखा है। अमेरिका की एक रणनीति है कि वह, अभी आपने सुना होगा कि अमेरिकन धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने खुलेआम कहा था कि मैंने $1 अरब की धनराशि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए रखी हुई है, जो मैं भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए खर्च करूंगा। क्यों करेंगे? उस अमेरिकन धनाढ्य का भारत की राजनीति में क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका विश्व में अपनी धाक, अपने पैसों के बल पर अस्थिरता पैदा करके बनाता रहता है। वियतनाम एक उदाहरण था, इसमें पाकिस्तान भी है, जैसे बांग्लादेश भी है, भारत भी है। बांग्लादेश इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। 1971 के पूर्व इसको जो है पूरी पाकिस्तान कहा जाता था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के समय ही हमारे राजनेताओं की अदूरदर्शिता के कारण भारत का एक अन्य विभाजन हुआ और भारत से अलग होकर के
15वें राज्य के रूप में पाकिस्तान का स्वतंत्र अस्तित्व तो सामने आया। इसमें भी पाकिस्तान दो रूप में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ये दोनों विपरीत दिशा के राज्य बन गए, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, तो वहाँ पे रहने वाले जो मुस्लिम थे वो बंगाली मुस्लिम कहलाए, और ये पाकिस्तान पूर्णतया मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करके स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मुहिम चलानी शुरू की थी। इसके लिए उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन भी किया। शेख मुजीबुर रहमान जी को पूर्वी पाकिस्तान में लोग बंग बंधु के नाम से जाने लगे। उनको बंग बंधु की उपाधि भी पाकिस्तान में दे दी गई। 1971 में भारत व पाकिस्तान के मध्य तीसरा युद्ध प्रारंभ हुआ था। भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना को अपना सहयोग दिया तथा 26 जुलाई 1971 को पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल लियाजी ने भारतीय सेना जनरल मानेक शॉ के समक्ष अपने 91,000 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। तब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर भारत के कब्जे में आ गया था। उस समय अगर भारत चाहता तो पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने विलय करके उसे भारत का हिस्सा बना सकता था, किंतु भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी उदारतावश या यूं कहें पश्चिमी देशों के दबाव में पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग दिया व 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। आज भी बांग्लादेश में 16 दिसंबर को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को विजय पर्व दिवस मनाते हैं। स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बन गए। शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई। कालांतर में कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी कर दी थी। अभी कुछ समय पूर्व उनका राष्ट्रपिता वाला सम्मान भी बांग्लादेश ने वापस ले लिया था। कुछ समय पूर्व से बांग्लादेश के में छात्र आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, किंतु जुलाई 2024 में यह आंदोलन हिंसक रूप में बदल गया था। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो 2009 में दोबारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, तब से वह लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इस हिंसक आंदोलन को खत्म करने में, समाप्त कर पाने में असफल हो रही थी। शासन की बागडोर सेना ने अपने हाथ में लेने के बाद शेख हसीना को सुरक्षा देने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी तथा 5 अगस्त की शाम को सेना ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट में बांग्लादेश छोड़ने के लिए कहा था। चूंकि भारत बांग्लादेश का स्वाभाविक मित्र है, इसलिए शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 की शाम को हेलीकॉप्टर द्वारा बांग्लादेश से सुरक्षित भारत के लिए प्रस्थान किया और भारत आ गई। इसके बाद 5 अगस्त की रात्रि से बांग्लादेश का छात्र आंदोलन हिंसक होकर कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की, प्रधानमंत्री आवास को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जमकर के वहां लूटपाट करी। जितना प्रधानमंत्री आवास में कंप्यूटर और जितना भी उनका साजो सामान था सबको तोड़ डाला उन्होंने। जितनी सरकारी संपत्तियां थी उसमें लूटपाट कर दी। वहां पर शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा थी, उसके ऊपर लोग चढ़ गए, हथौड़े से प्रतिमा को भी तोड़ डाला, सरकारी संपत्ति की जमकर लूटपाट करी। फिर यह आंदोलन वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित करने में जुट गया। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, इस्कॉन मंदिर में लूटपाट की गई, हिंदुओं को मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं की संपत्ति लूट ली गई, हिंदुओं की हत्या भी की गई। सेना ने कमान संभालते हुए अंतरिम सरकार का गठन किया। इसका प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता कट्टरपंथी नेता मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। भारत सरकार ने अंतरिम प्रमुख से वार्ता करके उनसे कठोर कार्रवाई करने को कहा तथा उनको चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो भारत अपने हिंदुओं की सुरक्षा हेतु सख्त कदम उठाते हुए सेना को आदेश देने में देर नहीं करेगा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया कि वह हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कदम उठाएंगे।
बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन, उसका नाम है हिफाजत-ए-इस्लाम। इस हिफाजत-ए-इस्लाम ने मुसलमानों को उकसाते हुए कहा कि वह मुसलमान हिंदुओं के विरुद्ध फाइनल वार के लिए तैयार रहे। जो हिंदू पहले भारत आने के लिए बेताब थे, कारण ये था कि हिंदू वहाँ प्रताड़ित हो रहे थे, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। अब वो सब एकजुट हो गए और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस समय ढाका और चटगांव में वह अपनी सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार के कड़े रुख के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी हिंसक आंदोलन को दबाने व भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी, उसका नाम है बीएनपी। बीएनपी ने भारत सरकार से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रत्यर्पण की मांग भी की है। मित्रों, इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या राय है? बांग्लादेश में रह रहे हमारे अल्पसंख्यक भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को अत्यधिक कठोरता से कदम उठाना चाहिए। हमें अवगत कराएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।